नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब पहुँचा था। तो मूरक्राफ्ट टिहरी आया था, यानी जो टिहरी रियासत थी ब्रिटिश काल में, तो यहाँ पर आया था मूरक्राफ्ट 6 फरवरी 1820 ईस्वी में। तो मूरक्राफ्ट टिहरी आया था 6 फरवरी 1820 और उस समय यहाँ पर सुदर्शन शाह का शासन चल रहा था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया था कि जो टिहरी का शासक है उसे पहचानना प्रजा और उसको पहचानना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। वह भी क्या करता है, प्रजा की तरह साधारण जीवन व्यतीत करता है। तो मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा था 6 फरवरी 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में कब समाधि ली। तो स्वामी रामतीर्थ द्वारा भिलंगना में समाधि ली जाती है 1906 ईस्वी में। कब ली जाती है? 1906 ईस्वी में स्वामी रामतीर्थ भिलंगना में समाधि ले लेते हैं। तो यानी ये जो टिहरी था वो भिलंगना और भागीरथी के संगम पर स्थित था। जो पुराना टिहरी था जो डूब गया है वर्तमान में, जहाँ पर टिहरी बांध स्थित है। तो यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, जिसे गणेश प्रयाग भी कहा जाता था। तो यहाँ पर जो भिलंगना नदी थी तो उन्होंने इसमें समाधि ली थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विकास नगर का प्राचीन नाम क्या है। तो विकास नगर का प्राचीन नाम है चुंडपुर। क्या है विकास नगर का प्राचीन नाम? चुंडपुर है। और जो ये विकास नगर है यह वर्तमान में क्या है, नगर पालिका परिषद भी है। अगला प्रश्न है कि खीराकोट आंदोलन का संबंध है। तो खीराकोट आंदोलन का संबंध है खड़िया खनन से। किससे संबंधित है? खड़िया के खनन से संबंधित है खीराकोट आंदोलन। तो मुख्यतः यह खनन से संबंधित है। खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किस राजा के शासनकाल में श्रीनगर गढ़वाल में आया। तो यूरोपीय यात्री विलियम फिंच नामक जो ब्रिटिश यात्री था, तो यह आता है मानसा के शासनकाल में। मानसा के शासनकाल में यह गढ़वाल आया था। और इस पर भी विद्वान क्या हैं, जो इतिहासकार हैं, वो एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ क्या तो मुगल दरबार में आया था और यह गढ़वाल कभी आया नहीं, लेकिन इसने गढ़वाल का वर्णन किया है। अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इसने गढ़वाल का वर्णन किया है और गढ़वाल के शासक को इसने क्या बताया है, एक धनी शासक बताया है। और कहा है कि गढ़वाल का जो शासक है कि यह सोने के बर्तनों में खाना खाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1921 ईस्वी में बागेश्वर में कुली बिगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। जब 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन चलाया गया था तो उस समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं कमिश्नर थे डायबिल। तो कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर थे डायबिल। अगला प्रश्न है कि तिलू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी शासक द्वारा की गई। तो उत्तराखंड में ऐसी वीरांगना जो 7-8 साल तक लगातार युद्ध में भाग लेती है, युद्ध करती है, कत्यूरों को पराजित करती है, तो इसे गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है तिलू रौतेली को। और तिलू रौतेली की हत्या की थी वो एक कत्यूरी सैनिक द्वारा की गई थी, जिसका नाम था रामू रजवाड़। कौन था? रामू रजवाड़ था, यह कत्यूरी सैनिक था। और इसने क्या करा था, तिलू रौतेली की हत्या की थी। इसने तिलू रौतेली की हत्या की थी और यह घटना होती है पूर्वी नयार नदी के तट पर। तो पूर्वी नयार नदी के तट पर रामू रजवाड़ द्वारा तिलू रौतेली की हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि राइट लाइवलीहुड या लिवलीहुड पुरस्कार से पुरस्कृत वन आंदोलन कौन सा है। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार से पुरस्कृत वन आंदोलन कौन सा है। तो ये आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो जाता है गौरा देवी को। गौरा देवी द्वारा यह आंदोलन प्रथम रूप से चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव के जनक कौन है।
तो वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं के.एम. मुंशी। कौन माने जाते हैं? के.एम. मुंशी को वन महोत्सव का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केदारनाथ में लेज़र लाइट शो चलाए गए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केदारनाथ में लेज़र लाइट शो चलाए गए जिसका टाइटल रखा गया था। तो केदारनाथ में लेज़र लाइट शो चलाया गया था जिसका टाइटल रखा गया था आदि अनंत शिव। क्या रखा गया था? आदि अनंत शिव रखा गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम आरोग्य शहर किसे घोषित किया गया है। तो राज्य का यानी उत्तराखंड का प्रथम आरोग्य शहर घोषित किया गया है ऋषिकेश को। तो ऋषिकेश को राज्य का प्रथम आरोग्य शहर घोषित किया गया है। तो प्रथम आरोग्य शहर हो जाएगा ऋषिकेश। अगला प्रश्न है हमारा कि तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो तितली महोत्सव का आयोजन किया गया टिहरी में। तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया टिहरी में। अगला प्रश्न है कि राज्य में लव कुश मंदिर स्थित है। तो राज्य में लव कुश मंदिर स्थित है चमोली जिले में। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में लव कुश मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता के लेखक हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, तो इसके लेखक हैं जय सिंह रावत। कौन है? जय सिंह रावत स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। अगला प्रश्न है इको केव पार्क कहाँ स्थित है। तो इको केव पार्क स्थित है नैनीताल में। इको केव पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नैनीताल जिले में। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक हैं हुक्म सिंह रावत। कौन है? हुक्म सिंह रावत हैं कंचनजंगा पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि गंगपरिया बोली किस स्थान से संबंधित है। तो गंगपरिया बोली संबंधित है टिहरी गढ़वाल से। तो टिहरी गढ़वाल की यह बोली है गंगपरिया बोली, जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है गंगपरिया बोली। अगला प्रश्न है टिहरी की कहानी नामक रचना है। तो टिहरी की कहानी नामक रचना है विद्यासागर नौटियाल की। किसकी है? विद्यासागर नौटियाल की रचना है टिहरी की कहानी। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध में भूस्खलन कब हुआ था। टिहरी बांध में भूस्खलन होता है 2004 में, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और ये टनल के धंसने से होता है। तो टिहरी बांध में भूस्खलन कब होता है? तो ये होता है 2004 में। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाने वाला व्यक्ति है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाने वाला व्यक्ति है हरगोविंद पंत। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की रीढ़ या प्रमुख जो व्यक्ति है, कांग्रेस को जो आंदोलन था, कांग्रेस का जो पार्टी थी, उसको जो खड़ा करने का श्रेय जाता है वो जाता है हरगोविंद पंत को। तो अल्मोड़ा कांग्रेस में इनको मुख्य माना जाता था। तो कांग्रेस की रीढ़ भी इनको कहा जाता है हरगोविंद पंत। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रखी गई हैं लंदन, तो इंग्लैंड में रखी गई हैं अल्मोड़ा प्रकार की कुछ मुद्राएं। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार गढ़वाल व कुमाऊं के निवासी किरात थे। तो गढ़वाल और कुमाऊं के निवासी गेट्सन के अनुसार क्या थे? किरात थे। तो गढ़वाल के और कुमाऊं के जो मूल निवासी हैं उनको गेट्सन ने क्या माना है? किरात माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि त्रिभुवन राज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित शासक है त्रिभुवन राज, और इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है बागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागेश्वर से। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी काल में गिरद्वारों के रक्षक को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी काल में गिरद्वारों के रक्षक को कहा जाता था घटपाल। क्या कहा जाता था? घटपाल कहा जाता था, जो गिरद्वारों की रक्षा करते थे। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक दृश्य महत्वपूर्ण जोली डांडा स्थित है। तो पुरातात्विक दृश्य महत्वपूर्ण जोली डांडा स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में है जोली डांडा स्थित, या जोली डांडा जो पहाड़ी है वह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख बैराज कुंड कहाँ पर स्थित है। तो बैराज कुंड स्थित है
दसोली नंदप्रयाग में। तो दसोली ग्राम के पास है नंदप्रयाग में, यानी चमोली जिले में स्थित है बैरास कुंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ माना जाता है। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है मोहन सिंह रीठागढ़ी को। किसको माना जाता है? मोहन सिंह रीठागढ़ी को माना जाता है उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने राष्ट्रगान की धुन तैयार की थी। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने राष्ट्रगान की धुन तैयार की थी? तो ये की थी कैप्टन राम सिंह ने। किसने की थी? कैप्टन राम सिंह। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली का प्रथम गायक माना जाता है। तो कुमाऊनी बोली के प्रथम गायक माने जाते हैं आनंद सिंह नेगी जी। कौन माने जाते हैं? आनंद सिंह नेगी को कुमाऊनी बोली का प्रथम गायक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सरु कुमैण का संबंध है। सरु कुमैण का संबंध है गंगोली हाट से। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो सरु कुमैण का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो ये पिथौरागढ़ जिले से, गंगोली हाट से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, टिहरी जनपद का विशिष्ट भोजन व्यंजन जिसे झंगोरा व मक्के को पीसकर बनाया जाता है। तो झंगोरा और मक्के को पीसकर बनाया जाने वाला टिहरी जनपद का जो विशिष्ट भोजन है उसे क्या कहा जाता है? अस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्का के नाम से जाना जाता है झंगोरा व मक्के को पीसकर जो विशिष्ट भोजन बनाया जाता है। तो यह क्या है? एक स्थानीय भोजन है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र रवाई, जौनपुर, जौनसार बावर। तो रवाई, जौनपुर, जौनसार बावर के भेड़ पालकों द्वारा आयोजित भेड़ों के रक्षक देवता के रूप में पूजित जाख या सिरगुल देवता की देव यात्रा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? अकीतरी कहलाती है। तो उत्तराखंड के रवाई, जौनपुर और जौनसार बावर के भेड़ पालकों द्वारा आयोजित भेड़ के रक्षक देवता के रूप में पूजित जाख और सिरगुल देवता। तो यहाँ पर देहरादून में जौनसार के क्षेत्र में जाख मेला भी लगता है, और यही जो जाख और सिरगुल देवता की देव यात्रा है यह कहलाती है अकीतरी कहलाती है। अकीतरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कंस मर्दनी तथा धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो कंस मर्दनी तथा धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है श्रीनगर के पास पौड़ी में। तो श्रीनगर के पास पौड़ी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाटा बाबा मंदिर तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में है जबकि नारी देवी मंदिर स्थित है। तो लाटा बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में। और जबकि नारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है नारी देवी मंदिर। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ नगर के उत्तरी पश्चिमी छोर पर आगर व बनागर नामक दो ऊंचे पर्वत शिखर हैं। पिथौरागढ़ नगर के उत्तरी पश्चिमी छोर पर आगर व बनागर नाम के दो क्या हैं? पर्वत स्थित हैं, जिसे असुरचूल भी कहा जाता है। और यहाँ पर मंदिर स्थित है असुरचूला नामक मंदिर। तो इन जो दो ऊंचे पर्वत शिखर है इनको क्या कहा जाता है? असुरचूल कहा जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों पर क्या है? असुरचूला नामक मंदिर भी स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का वह व्यंजन जिसे दूध में चावल के स्थान पर आटा मिलाया जाता है। तो गढ़वाल का वह व्यंजन जो दूध में चावल के स्थान पर जिसमें आटा मिलाया जाता है और यह क्या होता है? खीर के समान बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं आटो। क्या कहा जाता है? आटो कहा जाता है। और यह क्या है? एक स्थानीय व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि लोहावती नदी चंपावत के उद्गम क्षेत्र माउंट एबट पर ऊंचे टीले पर स्थित मंदिर है। तो माउंट एबट पर ऊंचे टीले पर स्थित मंदिर का नाम क्या है? आदित्य देव मंदिर है। और इसी मंदिर के पास से कौन सी नदी निकलती है? लोहावती नदी भी निकलती है। तो चंपावत के उद्गम क्षेत्र माउंट एबट। तो लोहावती नदी चंपावत के उद्गम क्षेत्र माउंट एबट टीले पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसमें है आदित्य देव मंदिर। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अनिष्ट करने के अभिप्राय से कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है, यानी उत्तराखंड में जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अनिष्ट करने के अभिप्राय से कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है तो
तो उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उखलभेद। क्या कहा जाता है? उखलभेद कहा जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अनिष्ट करने के अभिप्राय से कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है। तो उत्तराखंड में इसे गढ़वाल में स्थानीय नाम क्या कहते हैं? इसे देवता लगाना भी कहा जाता है। जो उखलभेद है इसको देवता लगाना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रवाड़ी द्वाराहाट क्या है? रवाड़ी द्वाराहाट में चौधरियों की कुल देवी है। तो रवाड़ी द्वाराहाट में चौधरियों की कुल देवी है उजियारी देवी। तो ये रवाई है, रवाई द्वाराहाट में चौधरियों की कुल देवी है। तो रवाई द्वाराहाट में चौधरियों की कुल देवी है उजियारी देवी। कौन सी देवी है? उजियारी देवी। और इसका अन्य नाम क्या है? ज्वाला देवी या कोट कांगड़ा देवी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उखराई देवी का देवालय स्थित है। तो उखराई देवी का देवालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नौटी चमोली में। तो उखराई देवी का देवालय कहाँ स्थित है? नौटी चमोली में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की खत पंचायतों द्वारा न्याय निर्णय के रूप में वादी प्रतिवादी से वसूला जाने वाला शुल्क कहलाता है। तो जौनसार बावर की जो खत पंचायतें होती हैं उनके द्वारा जो न्याय निर्णय के रूप में वादी और प्रतिवादी से, यानी जो दोनों मुकदमे करते हैं, एक वादी रहता है और दूसरा प्रतिवादी रहता है खुद को बचाने वाला, तो उन दोनों से क्या किया जाता है? न्याय के लिए शुल्क वसूला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उष्टाणा विष्टाणा कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उष्टाणा विष्टाणा। अगला प्रश्न है कि कुली बेगार के खिलाफ गढ़वाल में जन प्रतिज्ञा कब ली गई? तो कुली बेगार यानी कुली जो बेगार प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए गढ़वाल में जन प्रतिज्ञा ली गई 15 जनवरी 1921 को। 13-14 जनवरी को आंदोलन किया गया था बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, और 15 जनवरी को गढ़वाल में शपथ ली गई, जन प्रतिज्ञा ली गई 15 जनवरी 1921 को। अगला प्रश्न है कि कुली बेगार के खिलाफ जन प्रतिज्ञा लेने का श्रेय जाता है, यानी कुली बेगार जो यहाँ पर जन प्रतिज्ञा ली गई तो उसको दिलवाने का श्रेय जाता है ईश्वर दत्त ध्यानी को। किसको जाता है? ईश्वर दत्त ध्यानी को जाता है। तो जन प्रतिज्ञा ली गई उसको प्रजा को दिलवाने या जनता को दिलवाने का जो श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन, नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना होती है नैनीताल में 2015 ईस्वी में। तो 2015 में नैनीताल में यह स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि चमोली के घाट के पास यानी घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में संगम होता है चुफुलिया गाड़ का। किसका होता है? चुफुलिया गाड़ है या क्या है? स्थानीय नदी है, छोटी नदी है, छोटी गाड़ है, तो इसका संगम होता है नंदाकिनी नदी में। अगला प्रश्न है कि पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? तो पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम है खाती। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कौन सी नदी पे कौन से अंतिम गांव है। तो पिंडर घाटी पे अंतिम गांव का नाम क्या है? खाती है। और उसी प्रकार भिलंगना नदी का अंतिम गांव कौन सा हो जाएगा? तो गंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की कौन सी फिल्म कनाडा में भी प्रदर्शित हुई? तो ये थी सुमेरु धाम। कौन सी थी? तो सुमेरु धाम नामक फिल्म थी जो कनाडा में भी प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न है कि कौन सा टेहरी शासक अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा? तो ये बैठे थे भवानी शाह। यानी जब सुदर्शन शाह के बाद फिर यहाँ पर शेरशाह राजा बन जाता है, तो भवानी शाह के सौतेली भाई थे और सुदर्शन शाह द्वारा इनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है भवानी शाह को। तब कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद से भवानी शाह क्या बनते हैं? पुनः शासक बनते हैं गढ़वाल के। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 को उत्तराखंड की 7वीं व दूसरी महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2018 में 7वीं और दूसरी महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया बेबी रानी मौर्य को। किसको किया गया? बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम ऑडियो कंपनी है? तो उत्तराखंड की पहली ऑडियो कंपनी है के सीरीज। कौन सी है? के सीरीज। इसके बाद हमारे हिंदी के 20 प्रश्न हैं।
तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा हिंदी का कि छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का अर्थ होगा। तो छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है पास रहकर दुख देना, यानी समीप रहकर दुख देने को क्या कहा जाता है, छाती पर मूंग दलना। अगला प्रश्न है, मोहन ने शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता। मोहन ने शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता, इनमें से कौन सा काल होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मोहन ने शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता, बताइए इसमें कौन सा काल है। तो इसमें काल हो जाएगा हेतु हेतु मतभेद भूत। तो इसमें हेतु हेतु मतभेद भूत काल हो जाएगा कि मोहन ने शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता। अगला प्रश्न है कि परीक्षा आरंभ करो किस प्रकार का वाक्य है। तो परीक्षा आरंभ करो क्या है हो जाएगा, यह आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आरंभ करने के लिए कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है कि माँ खाना बना रही है, इसमें कौन सी क्रिया होगी। कि माँ खाना बना रही है तो यह हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो यह हो जाएगी सकर्मक क्रिया, माँ खाना बना रही है। अगला प्रश्न है कि किसका उपनाम राम बोला था। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो राम बोला जो उपनाम था वो था तुलसीदास का। राम बोला कहा जाता था तुलसीदास को, तो तुलसीदास को राम बोला के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये होता है थाती। थाती शब्द प्रयुक्त होता है दूसरे के पास रखी हुई वस्तु के लिए। अगला प्रश्न है कि हाय मैंने क्या कर डाला। हाय मैंने क्या कर डाला, इसमें कौन सा अव्यय होगा। तो हाय मैंने क्या कर डाला, तो इसमें क्या है, विस्मय बोधक शब्द आ रहा है, विस्मय बोधक। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा, हाय मैंने क्या कर डाला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर में किस प्रकार की संज्ञा प्रयुक्त होगी। तो यानी डॉक्टर में जो डॉक्टर शब्द है तो यह किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो डॉक्टर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है डॉक्टर शब्द। अगला प्रश्न है कि शिवम बस के द्वारा मुंबई गया। शिवम बस के द्वारा मुंबई गया, तो ये किस प्रकार का कारक है। तो शिवम बस के द्वारा मुंबई गया, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तो जो विभाजन करने का आधार है, तो शब्दों को कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो 4 प्रकार से इनको बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि अन्वय का सही विच्छेद है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन अय क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मतक्य में कौन सी संधि है। तो मतक्य में है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है मतक्य में, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी। कौन सा है, 1826 ईस्वी में उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन होता है, और हिंदी का यह क्या है, प्रथम पत्र है। अगला प्रश्न है कि अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। तो अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है, भारतेंदु
हरीश चंद्र। अगला प्रश्न है कि छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद का प्रारंभ माना जाता है पंत के पल्लव से। तो छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है सुमित्रानंद पंत के पल्लव नामक ग्रंथ से। तो पल्लव नामक ग्रंथ से माना जाता है छायावाद का प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी एक बोली है। तो भोजपुरी जो एक बोली है वो किसकी है? तो ये है बिहारी की। तो बिहारी भाषा की बोली है भोजपुरी। तो भोजपुरी किसकी बोली है? तो ये है बिहारी भाषा की। अगला प्रश्न है कि उजला नामक शब्द क्या है? तो उजला नामक शब्द क्या है? तो यह तद्भव प्रकार का शब्द है उजला। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद कब प्रदान किया गया? तो जब हमारा संविधान बनाया गया तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को क्या बनाया गया? हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया और इसीलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 5वां शब्द क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। तो 5वां क्या है? एक विशेषण प्रकार का शब्द है। तो ये थे हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।